Assalamu alaikum. I am Adnan Shoaib, faculty member at ComSat Institute of Information Technology, and today is our lecture number 6 regarding the course Risk Management and Insurance FNC 710. So we have ended with the introduction to risk management, और लास्ट टाइम हमने देखा था क्या रिस्क मैनेजमेंट का प्रोसेस है, इसके अंदर हर चीज को देखा था, अवॉइडेंस एंड ऑल दैट, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, व्हाटसोएवर वी हैव स्टडीड ईच एंड एवरीथिंग. नाउ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू इट फर्दर. आगे देखेंगे कि अब हमारे पास और क्या क्या चीजें इसके अंदर आ रही हैं कि व्हेन वी टॉक अबाउट इंश्योरेंस ऑफ इंट्रोडक्शन टू रिस्क मैनेजमेंट, क्या हमारे पास लॉसेज आ रहे हैं, इंश्योरेंस के साथ क्या लिंक है. अभी तक हम लोग इसे अकेले देख रहे हैं कि लॉस आ रहा है, बार बार ये कह रहे हैं इंश्योरेंस के साथ इसे लिंकअप नहीं दे पा रहे. तो जब हम इसे इंश्योरेंस के साथ लिंकअप नहीं दे पा रहे तो दैट मीन्स कि वी रिक्वायर अ सर्टेन लिंकेजेस विद द इंश्योरेंस आल्सो, कि हम इसकी इंश्योरेंस की लिंकअप्स को लाजमी देखें और साथ साथ देखते जाएं कि किस तरह से लिंकअप्स होते जा रहे हैं. तो दैट मीन्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ टू रिस्क मैनेजमेंट, और इसके आगे फर्दर देखेंगे और इंशाल्लाह आज इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे इन दिस लेक्चर, ताकि यू कैन फर्दर हैव योर आइडियाज विद द थिंग्स कि आप उसके साथ साथ स्टडी भी करते जाएं. ठीक है. मोर ओवर कुछ डिस्कशन क्वेश्चंस दिए हुए एंड में इस बुक में, डू रीड इट. वहां पे कुछ एप्लीकेशन प्रॉब्लम्स भी दी हुई हैं, डू अटेम्प्ट ने. ठीक है. कुछ मैं यहाँ पे भी कोशिश करूंगा लेके आऊं, कुछ चीजें इसमें भी हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हो सकती हैं, क्या क्या चीजें इन्वॉल्व नहीं है. सो वी शुड हैव दीज थिंग्स, कि हमें पता हो कि हमारे पास क्या चीज है और किस तरह से इन्वॉल्व हो रही है. सो वी आर गोइंग टू सी कि हमारे पास क्या क्या चीजें हैं और किस तरह से हम आगे लेकर जा सकते हैं. तो स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन टू रिस्क मैनेजमेंट, फर्दर थिंग्स. लास्ट टाइम हमने क्या क्या कवर किया था, हमने मीनिंग ऑफ रिस्क मैनेजमेंट देखा था, ऑब्जेक्टिव ऑफ रिस्क मैनेजमेंट देखा था, स्टेप्स इन रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेसेस देखा था, बेनिफिट्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट देखा था, एंड पर्सनल रिस्क मैनेजमेंट भी हमने देखा था. आज इसी से आगे थोड़ा सा हम आगे चलेंगे और देखेंगे. अब ये चीजें हमने पढ़ ली हैं, ये हमने ऑलरेडी देख चुके हैं. नाउ वी आर मूविंग फर्दर कि हमने और चीजें देखनी है कि इसमें और क्या चीजें हैं रिस्क और इंश्योरेंस को जो लिंकअप्स लेके आती हैं, कि किस तरह के लिंक्स हैं और किस तरह के लिंक्स होने चाहिए, और जिस तरह के भी लिंक्स होंगे दैट इज बीइंग सीन कि हमारे पास कैसे लिंक्स आते हैं और किस तरह के लिंक्स आते होते हैं. तो जिस तरह के भी लिंक्स होंगे दैट वी आर गोइंग टू सी कि हमारे पास कौन कौन से लिंक्स, कैसे लिंक्स हमारे सामने नजर आते हैं. लास्ट टाइम ये रह गया था दैट इज ऑफ पर्सनल रिस्क मैनेजमेंट, कि हमने पर्सनल रिस्क मैनेजमेंट को नहीं देखा था कि हमारे पास क्या चीजें हैं इसके अंदर और किस चीज को इन्वॉल्व करें तो हमारे पास पर्सनल रिस्क मैनेजमेंट की तरफ हम मूव करते हैं और कैसे इसकी तरफ जा रहे होते हैं. ठीक है. तो स्टार्टिंग विद द पर्सनल रिस्क मैनेजमेंट रेफर्स टू द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्योर रिस्क. किसी तरफ बात कर रहे होते हैं, पर्सनल रिस्क मैनेजमेंट रेफर्स टू द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्योर रिस्क फेस्ड बाय एन इंडिविजुअल और अ फैमिली. यानी पर्सनल रिस्क मैनेजमेंट में क्या रेफर करता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्योर रिस्क को आइडेंटिफाई करता है फेस्ड बाय एन इंडिविजुअल और अ फैमिली. किससे फेस करते हैं, फेस्ड बाय इंडिविजुअल और अ फैमिली, एंड टू द सिलेक्शन ऑफ मोस्ट अप्रोप्रिएट टेक्निक फॉर ट्रीटिंग सच रिस्क. एंड द सिलेक्शन ऑफ मोस्ट अप्रोप्रिएट टेक्निक, क्या चीज होती है, मोस्ट अप्रोप्रिएट टेक्निक होती है फॉर ट्रीटिंग सच रिस्क, किस तरह से इस रिस्क को हम लोग ट्रीट करें और किस तरह से ट्रीट करके हम इसे आगे लेकर जाएं. सो दैट मींस वी आर गोइंग टू सी मोस्ट अप्रोप्रिएट टेक्निक फॉर ट्रीटिंग सच रिस्क, इस रिस्क को हम कैसे और किस तरह से हम ट्रीट करेंगे. द सेम प्रिंसिपल अप्लाइड टू कॉर्पोरेट रिस्क मैनेजमेंट अप्लाइज टू पर्सनल रिस्क मैनेजमेंट. द सेम प्रिंसिपल इज अप्लाइड, यही प्रिंसिपल अप्लाई किया जाता है टू कॉर्पोरेट रिस्क मैनेजमेंट रिस्क मैनेजमेंट एंड अप्लाई टू पर्सनल रिस्क मैनेजमेंट. यानी हम लोगों ने पहली बात क्या की है, प्योर रिस्क फेस्ड बाय अ इंडिविजुअल और फैमिली एंड टू द सिलेक्शन ऑफ मोस्ट अप्रोप्रिएट टेक्निक फॉर ट्रीटिंग सच रिस्क. यानी कि पहले हमने एक आइडेंटिफिकेशन करनी है प्योर रिस्क, उसके बाद कौन सा ट्रीटमेंट करना है वो डिसाइड करना है. द सेम प्रिंसिपल अप्लाइड टू कॉर्पोरेट रिस्क मैनेजमेंट. किसको अप्लाई होता है, कॉर्पोरेट रिस्क मैनेजमेंट, एंड अप्लाइज टू पर्सनल रिस्क मैनेजमेंट. किसको अप्लाई कर रहे हैं, पर्सनल रिस्क मैनेजमेंट को अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज अप्लाइड टू पर्सनल रिस्क मैनेजमेंट. प्रॉपर्टी लॉस एक्सपोजर, किसकी तरफ आ रहे हैं हम, दैट इज नोन टू बी एज आर प्रॉपर्टी लॉस एक्सपोजर्स. ठीक है ना. रियल प्रॉपर्टी आ रही है, तो रियल प्रॉपर्टी में क्या आ रहा है, लैंड, ऑल स्ट्रक्चर परमानेंटली अटैच टू द लैंड एंड वट एवर इज ग्रोइंग ऑन द लैंड. यानी कि लैंड में क्या आ जाएगी, ऑल स्ट्रक्चर
परमानेंटली अटैच टू द लैंड, जो परमानेंटली है, और whatever is growing on the land that is also being a part of property loss exposure. Example includes buildings, attachments, buildings, crops, etc. Personal property में क्या आता है यहाँ पे? That is all property other than real property. Exclude car, money, these are all example. Real property हो गया. Real property and personal property both are being separate thing. यानी दोनों को हम लोगों ने separate तरीके से ही identify किया है कि हमारे पास कितना और कैसे हमारे पास इसकी identifications आ रही हैं, और जैसे आ रही हैं that we are going to see कि हमारे पास वही चीजें involve हों. Property loss exposure for the direct loss occurs when there is a damage to property. Indirect occurs when direct loss causes expense or increase the revenue to or increase and revenue to decline. यानी direct loss क्या है? जो direct damage of property करे, और कोई ऐसी एक्टिविटी जो आपके expenses बढ़ा दे, revenue decline कर दे, उसे कहते हैं हम indirect loss. क्या कहते हैं उसे हम? That is known to be as our indirect loss. Many insurance contracts insures both direct and indirect losses. Many insurance contracts insure both direct एंड इनडायरेक्ट लॉस इन द सेम कॉन्ट्रैक्ट. कि कुछ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे होते हैं जो इंश्योर करते हैं बोथ डायरेक्ट लॉसेस को भी इंश्योर कर रहे होते हैं और साथ ही इनडायरेक्ट लॉसेस को भी इंश्योर कर रहे होते हैं इन द सेम कॉन्ट्रैक्ट. व्हेन डीलिंग विद प्रॉपर्टी इंश्योरेंस देयर आर यूजुअली ओनली टू पार्टीज इन द कॉन्ट्रैक्ट. यानी जब भी डील करते हैं प्रॉपर्टी इंश्योरेंस से, देयर आर यूजुअली टू पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट. किसमें आ रही होती है? टूवर्ड्स द कॉन्ट्रैक्ट देयर आर टू पार्टीज, द इंश्योर्ड एंड द इंश्योरर. यानी कि प्रॉपर्टी इंश्योरेंस के अंदर हमेशा दो होते हैं, इंश्योर्ड एंड इंश्योरर. कि जिसको इंश्योरेंस दी है वो इंश्योर्ड है, और जो इंश्योरेंस दे रहा है दैट इज नोन टू बी एज अ इंश्योरर. और यही हमारे पास यहाँ पे लॉस जनरेट हो रहा था व्हेन वी टॉक अबाउट प्रॉपर्टी लॉस एक्सपोजर्स. नॉट ऑल टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज आर इंश्योरेबल. हर तरह की प्रॉपर्टी इंश्योरेबल नहीं है. कवरेज कैन नॉट बी परचेज्ड फॉर लॉस और गुडविल और लॉस ऑफ कॉपीराइट. लॉस ऑफ गुडविल कभी भी आपकी प्रॉपर्टी को हम लोग इंश्योर नहीं कर सकते. सेम इज द केस कॉपीराइट्स कांट बी इंश्योर्ड. दोनों को हम लोग इंश्योर नहीं कर सकते. रॉ लैंड इज डिफिकल्ट टू इंश्योर. रॉ लैंड को भी हम लोग इंश्योर नहीं कर सकते बिकॉज देयर इज अ थिंग्स दैट आर बीइंग इन्वॉल्व्ड इन इट जो इसकी इंश्योरेंस को लेके आते हैं. सेक्स एंड प्रॉपर्टी लॉस एक्सपोजर्स. फॉर इंस्टेंस पर्पस एनिमल्स आर कंसिडर्ड प्रॉपर्टी. किसको ले आते हैं? एनिमल्स आर कंसिडर्ड प्रॉपर्टी. फर्म मस्ट बी एबल टू मैनेज लॉस टू और फ्रॉम द एनिमल्स एंड लर्न टू मैनेज द एनिमल्स ड्यूरिंग मेटिंग सीजन. कि किस तरह से आपने एनिमल्स को मैनेज करना है इन द मेटिंग सीजन. बिकॉज यू कांट कि हाँ जी कितनी % गारंटी है दैट इट वुड बी, अगर आपके सपोज मैं कहता हूँ यू हैव ओवरऑल कंप्लीट fleet of cows. आप कहते हो जी मेटिंग सीजन है, what does give the insurance that all would be the female or could be the male or whatsoever. So these are the mating seasons. That means you can't insure these animals. You can't insure it. Liability exposures भी exist कर रहे होते हैं. One of the most serious financial risks that risk manager must deal with, loss through legal liability for harm caused to other. कि लॉस थ्रू लीगल लाइबिलिटी, यानी कि लीगल लाइबिलिटी जो लॉस आ रहे हैं फॉर हार्म कॉस्ट टू अदर. ये जितना भी लॉस आ रहा है लीगल लाइबिलिटी और उसकी वजह से हार्म आ रहा है. वन ऑफ द मोस्ट सीरियस फाइनेंशियल रिस्क दैट रिस्क मैनेजर मस्ट डील. कि लॉस थ्रू लीगल लाइबिलिटी लॉस आ रहा है और जिसकी वजह से हार्म आ रहा है अदर्स को, यानी किसको आ रहा है? बाकियों को. उसकी वजह से नुकसान हो रहा है. इंश्योरेंस फॉर लाइबिलिटी लॉसेस इज मोर कॉम्प्लेक्स देन द प्रॉपर्टी इंश्योरेंस. यानी इंश्योरेंस फॉर लाइबिलिटी लॉसेस इज मोर कॉम्प्लेक्स. कि जितनी भी लाइबिलिटी लॉसेस हैं वो दैट आर मोर कॉम्प्लेक्स देन प्रॉपर्टी इंश्योरेंस बिकॉज पीपल रादर देन द इंश्योर्ड एंड इंश्योरर आर इन्वॉल्व्ड. लाइबिलिटी इज यूजुअली डिटरमिन्ड बाय प्रूविंग निग्लिजेंस. लाइबिलिटी क्या होती है? यूजुअली डिटरमिन्ड बाय प्रूविंग निग्लिजेंस. कि लाइबिलिटी नॉर्मली जो यूजुअली डिटरमिन्ड बाय प्रूविंग निग्लिजेंस. के प्रूविंग निग्लिजेंस की वजह से आप कहते हो कि दीज आर बीइंग माय नाउ लाइबिलिटी. टाइप्स ऑफ लाइबिलिटी डैमेजेस. अब कौन कौन सी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स आर डिजाइंड टू पे ओनली फॉर अ सर्टेन टाइप ऑफ लॉसेस. किसके लिए वो? दैट इज ओनली फॉर द सर्टेन टाइप ऑफ लॉसेस. ठीक है ना. यूजुअली रिस्ट्रिक्टेड टू पे फॉर बॉडीली इंजरी, प्रॉपर्टी डैमेज, पर्सनल इंजरी, लीगल एक्सपेंसेस. यानी कि आपके पास इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट जो होता है दे आर डिजाइन टू पे ओनली फॉर अ सर्टेन टाइप ऑफ लॉसेस. पहला क्या है? बॉडीली इंजरी. आपके पास हेल्थ है, हार्ट टूट गया, टांग टूट गई, यू कैन इजीली अरेंज द इंश्योरेंस. प्रॉपर्टी डैमेजेस हैं जिसकी वजह से आपके पास अगेन उसके लिए इंश्योरेंस है.
पर्सनल इंजरीज आ जाती हैं, उसके लिए भी आपके पास इंश्योरेंस इन्वॉल्व है, और इंश्योरेंस आपके पास नजर आ रही है कि हाँ जी इतनी लीगल एक्सपेंसेस हैं और इतनी हमारे पास इंश्योरेंसेस एग्जिस्ट कर सकती हैं, एंड दीज आर द लीगल एक्सपेंसेस दैट कैन एग्जिस्ट, कि हमारे पास इतने लीगल एक्सपेंसेस हैं जो हमारे पास एग्जिस्ट कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ लायबिलिटी डैमेजेस आ गई। अब सबसे पहले आ गई bodily injury includes liability for losses a person may incur because his or her body or mind have been harmed, यानी कि इंक्लूड लाइबिलिटी है कि लॉसेज आ जाए पर्सन्स को, यानी वो या तो फिजिकली या मेंटली हार्म्ड है, सो दैट मींस दैट इज नोन टू बी अ पार्ट ऑफ बॉडीली इंजरी। किसको कहेंगे हम? दैट इज अ पार्ट ऑफ बॉडीली इंजरी, के बॉडीली इंजरी हमारे पास इतनी आई हैं और उसी की वजह से हमारे पास बॉडीली डैमेजेस भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, यानी इतनी हमारे पास बॉडीली डैमेजेस हैं जो हमारे पास आ रहे हैं और उसकी वजह से हमारे पास एग्जिस्टेंस ऑफ लॉसेस बढ़ गई है। इसमें क्या इंक्लूड्स पेमेंट फॉर मेडिकल बिल्स, ये कौन करता है? इंश्योरेंस। लॉस ऑफ इनकम, कोई लॉस ऑफ इनकम है तो वो भी इंश्योरेंस पूरी करेगा। रिहेबिलिटेशन कॉस्ट, के समटाइम्स अगर मेंटल डैमेज है तो दैट मींस कि आपको रिहेबिलिटेशन के लिए भी जाना पड़ेगा, और रिहेबिलिटेशन को ही देखेंगे। लॉस ऑफ सर्विसेज, क्या है ये हमारे पास? लॉस ऑफ सर्विसेज हैं कि कोई चीज हमारे पास से चली गई है या कोई हमारे पास से कोई सर्विसेज चली गई हैं, तो दैट मींस दैट इज ऑल्सो बीइंग रिकवर्ड फ्रॉम लॉस ऑफ सर्विसेज। पेन एंड सफरिंग डैमेजेस, क्या है हमारे पास? पेन एंड सफरिंग डैमेजेस आते हैं, ये कितनी सफरिंग्स हैं, कितनी पेन्स हैं दैट आर बीइंग डैमेज्ड। एंड प्यूनिटिव डैमेज, के यानी कि हमारे पास कोई भी चीज जो इतलाई तौर पे हमारे पास प्यूनिटिव डैमेजेस आ रहे हैं, सो दीज आर नोन टू बी एज आर बॉडली इंजरीज। क्या कहते हैं इसे हम? दीज आर नोन टू बी एज आर बॉडली इंजरीज। प्रॉपर्टी डैमेजेस क्या चीज? लॉस मे बी ड्यू टू द लॉस फ्रॉम एक्चुअल डैमेज, कि लॉस क्या हो सकता है? बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ एक्चुअल डैमेज टू द प्रॉपर्टी। इसकी बात करें एक्चुअल डैमेज टू द प्रॉपर्टी, कि लॉस में भी किस वजह से आ सकता है? मे बी ड्यू टू द लॉस फ्रॉम एक्चुअल डैमेज टू द प्रॉपर्टी, कि आपकी प्रॉपर्टी है, कार है, डैमेज होगी, दैट मींस इट्स अ प्रॉपर्टी डैमेज। एज वेल एज लॉस ऑफ यूज ऑफ प्रॉपर्टी, अब जारी बात है एक्सीडेंटेड हो गई है तो डेफिनेटली आप यूज नहीं कर रहे, या इस काबिल हो गए, इस तरह की एक्सीडेंटेड हो गई है दैट यू कांट ड्राइव इट, कि आप उसे इजीली ड्राइव आउट नहीं कर सकते। सो दैट मींस दीज आर नोन टू बी एज योर प्रॉपर्टी डैमेजेस। क्या कहलाती है ये? प्रॉपर्टी डैमेजेस में आती हैं, यानी प्रॉपर्टी डैमेजेस के साथ साथ ही ये आगे चल रही होती। पर्सनल इंजरी रिजल्ट्स फ्रॉम स्लेंडर, इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी एंड फॉल्स अरेस्ट, these are all known to be as a personal injury. Sexual harassment is also being part of it, but these are the personal, जैसे कहते हैं कि इंजरीज हैं, दैट मीन स्लेंडर्स भी आ सकते हैं, इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी आ सकता है, फॉल्स अरेस्ट भी आ सकता है। क्या हो सकता है ये? फॉल्स अरेस्ट भी आ सकता है, एंड एक्सेट्रा। देयर आर मेनी अदर थिंग्स दैट आर बीइंग इन्वॉल्वड इन इट, यानी देयर आर मेनी अदर थिंग्स दैट आर इन्वॉल्व। अनदर वन इज द लीगल एक्सपेंसेस भी आ सकते हैं, कि लीगल एक्सपेंसेस हैं। अब लीगल एक्सपेंसेस क्या है जी? फॉर एग्जाम्पल, अब आप लोगों को पता होगा कि एप्पल आईफोन ने सैमसंग पे क्या नाम है उसे सूट किया था, और उसमें यह कहा था कि दीज डिजाइन आर बीइंग कॉपीड। सैमसंग हार गया था, उससे $2 बिलियन की हर्जाना देना पड़ा था। अब दीज लीगल एक्सपेंसेस आर नोन टू बी एज अ लायबिलिटी डैमेज, दैट इज $2 बिलियन, और ये लीगल एक्सपेंसेस हैं। समटाइम्स दैट आर बीइंग इंश्योर्ड और समटाइम्स दे आर नॉट बीइंग इंश्योर्ड, कि ना आप इंश्योर नहीं करते हैं। तो दैट कुड बी ऑन द बोथ साइड्स, कि ये इंश्योर हो भी सकते हैं और समटाइम्स दे कांट बी इंश्योर्ड, कि हम इसे इंश्योरेंस की तरफ नहीं लेके आते, कि दे आर नॉट, दे कांट बी इंश्योर्ड, कि हम लोग इसे इंश्योर करें। तो हम इसे इंश्योर नहीं भी कर सकते और कर भी सकते हैं, कि दैट इज हाउ दे आर बीइंग इंश्योर्ड ऑन देयर पर्टिकुलर टाइम। Now the other one is the criminal and civil law. Obviously when we talk about insurance, definitely criminal laws and civil laws are also being there. Criminal law जारी बात है चाहिए होगा when we talk about insurance, because there should be no crime insurance that would be there. कोई भी क्राइम इंश्योरेंस है जो वहां पे एग्जिस्ट नहीं कर रही होती या होती ही नहीं है क्राइम इंश्योरेंस, उसके ऊपर हम लोग को पता हो कि क्रिमिनल लॉ क्या है एंड सिविल लॉ क्या है। डायरेक्टेड टूवर्ड्स रॉन्ग्स अगेंस्ट सोसाइटी, यानी क्या कह रहा है? डायरेक्टेड अगेंस्ट रॉन्ग टूवर्ड्स द सोसाइटी, कि यानी ये रॉन्ग्स की तरफ है अगेंस्ट सोसाइटी। एग्जाम्पल मर्डर, रॉबरी, रेप, असॉल्ट विद डेडली वेपन, कि कोई भी हमारे पास आ जाए, असॉल्ट भी आ जाए, रेप आ जाए, एनीथिंग,
दैट इज विद द डेडली वेपन। तो सिविल लॉ भी आ गया डायरेक्टेड टूवर्ड्स wrongs against individuals and organization। किसकी तरफ होगी? डायरेक्टेड टूवर्ड्स wrongs, किसकी तरफ डायरेक्टेड टूवर्ड्स हो? अगेंस्ट इंडिविजुअल एंड अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशन। वहां पे सोसाइटी था, यहां पे क्या है? इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन। एग्जांपल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और नेग्लिजेंट एक्ट्स। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है और नेग्लिजेंस ऑफ एक्ट्स भी हो सकता है। क्या हो सकता है वो? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है एंड नेग्लिजेंट एक्ट्स भी हो सकते हैं। दोनों चीजें हो सकती हैं, ब्रीच भी हो सकता है और नेग्लिजेंट एक्ट्स भी हो सकता है। एग्जांपल्स इंक्लूड हो रही हैं, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स भी हैं एंड नेग्लिजेंट एक्ट्स भी हैं। तो बोथ केसेस में देयर एग्जिस्ट अ सिविल लॉ। क्रिमिनल लॉ इज रिलेटेड टू सोसाइटी, सिविल लॉ इज रिलेटेड टू इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशंस। कि इंडिविजुअल्स क्या कह रहे हैं और ऑर्गेनाइजेशंस क्या कह रही हैं। बोथ केसेस में देयर एग्जिस्ट अ सिविल लॉ एंड देयर एग्जिस्ट अ क्रिमिनल लॉ। टॉर्ट्स, दैट इज समथिंग न्यू टू यू। नाम है डिफरेंट तरीके का। लीगल इंजरी और अ रॉन्ग टू अनदर दैट अराइजेस दैट ऑफ एक्शन अदर देन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी लीगल इंजरी आई, क्या ये लीगल इंजरी आई है? किसी भी आपने केस किया, गलत साबित हुआ तो उसे लीगल इंजरी आई। और रॉन्ग टू अनदर दैट अराइजेस दैट ऑफ एक्शंस अदर देन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी किसी के साथ गलत हुआ या लीगल इंजरी आई है और दैट इज एक्शन अदर देन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि कॉन्ट्रैक्ट के अलावा कोई भी ऐसी चीज आई है, दैट इज नोन टू बी एज टॉर्ट्स। क्या कहते हैं उसे? हम टॉर्ट्स देते हैं। दैट इज वर्ड दैट कम्स फ्रॉम द टॉन्ट्स। टॉन्ट्स से आया, दैट इज मीन्स टॉर्ट्स। कि आपके पास ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अलावा किसी को लीगल इंजरी आई है, सो दैट मीन्स कि वो क्या कहलाएगी? दैट इज नोन टू बी एज योर टॉर्ट्स। कोर्ट विल प्रोवाइड अ रेमेडी बाय अलाउइंग रिकवरी ऑफ एन एक्शन फॉर डैमेज, यानी कोर्ट आपको अलाउ करेगा कि आप इस डैमेज की रिकवरी करें और इस डैमेज की रिकवरी करके सामने लेके आए कि हमारे पास क्या रिकवरी, कैसे और किस तरह से आ रही है। हाउ दे आर बीइंग रिकवर्ड एंड हाउ दे आर बीइंग इन्वॉल्व। लीगल इंजरी रिजल्ट व्हेन पर्सन्स राइट्स आर रॉन्गली इन्वेडेड। ये जो पर्सन्स के राइट हैं दे आर रॉन्गली इन्वेडेड, कि जितने भी पर्सन्स के राइट्स हैं दे आर रॉन्गफुली इवेडेड, यानी वो रॉन्गफुली इवेडेड आ रहे हैं। राइट ऑफ पर्सनल प्राइवेसी, पर्सनल प्राइवेसी क्या है? वो राइट्स हैं। राइट टू एंजॉय वंस प्रॉपर्टी एंड राइट टू बी फ्री फ्रॉम पर्सनल प्रॉपर्टी इंजरी, यानी राइट ऑफ पर्सनल प्राइवेसी, कि राइट ऑफ पर्सनल प्राइवेसी है वो भी आपने हिट किया है, एंड राइट टू एंजॉय वंस प्रॉपर्टी and right to free from personal property. These things are known to be as a legal injury. आप इनमें से किसी चीज को भी restrict करते हो, that means it's a legal injury. ये क्या चीज है? It's a legal injury है और इसी में से legal injury आती है, that is of personal privacy, right to enjoy one's property and right to be fully free from personal injury, यानी कि personal injury से आप उसे free कर रहे हैं या free of up करते जा रहे हैं। बेसिक लॉज ऑफ निग्लिजेंस, निग्लिजेंट एक्ट भी है, निग्लिजेंट और पॉजिटिव एक्ट भी है, यानी देयर आर एग्जिस्ट 2 or 3 निग्लिजेंट एक्ट्स और देयर आर 2 or 3 पॉसिबल एक्ट्स दैट कैन एग्जिस्ट, जो एग्जिस्ट करते हैं और जिनको हमने देखना पड़ता है। अब निग्लिजेंस एक्ट क्या है? निग्लिजेंस इज द फेलियर टू एक्सरसाइज द डिग्री ऑफ केयर रिक्वायर्ड बाय लॉ, यानी फेलियर टू रिक्वायर्ड द डिग्री ऑफ फेलियर टू एक्सरसाइज द डिग्री ऑफ केयर रिक्वायर्ड बाय लॉ, यानी जो रिक्वायर्ड बाय लॉ है उससे डिग्री ऑफ फेलियर आपकी लोअर है। कंडक्ट दैट अ रीजनेबली प्रूडेंट इंडिविजुअल वुड एक्सरसाइज और प्रिवेंट हार्म, कंडक्ट दैट रीजनेबली प्रूडेंट इंडिविजुअल वुड एक्सरसाइज टू प्रिवेंट हार्म, यानी प्रूडेंट इंडिविजुअल वुड एक्सरसाइज टू प्रिवेंट हार्म, यानी कि आप प्रिवेंट हार्म कर रहे हैं और साथ साथ केयर भी नहीं कर रहे, तो दैट मीन्स यू आर ऑन द निग्लिजेंस एक्ट। किस पे आ रहे हैं आप? दैट इज ऑन द निग्लिजेंस एक्ट। और नेगेटिव एक्ट भी होते हैं, पॉजिटिव एक्ट, फेलियर टू डू समथिंग, दीज आर नोन टू बी एज अ नेगेटिव एक्ट। क्या कहलाता है ये? नेगेटिव एक्ट। एंड निग्लिजेंस मे बी फेलियर टू एक्ट व्हेन देयर इज अ ड्यूटी टू एक्ट, यानी निग्लिजेंस क्या होगी? मे बी द फेलियर टू एक्ट व्हेन देयर इज अ ड्यूटी टू एक्ट, यानी निग्लिजेंस मे बी फेलियर टू एक्ट when there is a duty to act, यानी कि हमारे पास failure to act है, जब करना था काम तब नहीं किया, so that means that is known to be as a negative act। और the positive act क्या है? the doing of something, क्या कहलाता है? the doing of something that is known to be as a positive act। क्या है ये? that is known to be as a positive act, यानी the positive act भी आ गया, the doing of something भी आ गया, ठीक है ना, and the something failure to do something that is also being a positive act। द बेसिक लॉज ऑफ लिग्निजेंस में आता है, द वॉलंटरी एक्ट भी आता है, इम्प्यूटेड एक्ट भी आता है एंड प्रॉक्सीमेट कॉज ऑफ लॉस भी आता है।
क्या आता है यहाँ पे, वॉलेंट्री एक्ट भी आता है, इम्प्यूटेड एक्ट भी है, एंड प्रॉक्सिमेट कॉज ऑफ लॉस भी आता है। वॉलेंट्री एक्ट, वन दैट इज डन वॉलेंट्री, द वॉलेंट्री एक्ट इज एक्यूजेबल, यानी जिसपे आपको सजा हो सकती है। द नेग्लिजेंट एक्ट इज नॉट एक्यूज बिकॉज देयर इज नो इंटेंशन ऑफ हार्म, नेग्लिजेंट में देयर इज नो इंटेंशन ऑफ हार्म, तो उसे आप लॉफुली नहीं ला सकते। Imputed act, one is liable not only for one owns action but also for the negligent act of services or agent acting in the course of their employment or agency, यानी कि one is liable not only for one's own action, अपनी नहीं है, but also for the negligent acts of services or agents acting in course of their employment agency, यानी उनके behalf पे भी आप ही जिम्मेदार होंगे। Employers may be sued because of negligence act of their employees, यानी कि कई दफा एम्प्लॉयज सू हो जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ निग्लिजेंट इम्पैक्ट ऑफ देयर एम्प्लॉय, जस्ट विकैरियस लायबिलिटी दैट इज अ पार्ट ऑफ इट, कि विकैरियस लायबिलिटी इज वन ऑफ द थिंग। ओके जी, प्रॉक्सिमेट कॉज ऑफ लॉस, देयर मस्ट बी एन अनब्रोकन चेन ऑफ इवेंट्स लीडिंग फ्रॉम निग्लिजेंट एक्ट टू अ डैमेज सस्टेन्ड, यानी कि अनब्रोकन चेन है फ्रॉम द निग्लिजेंट एक्ट एंड डैमेज सस्टेन्ड, कि दोनों तरफ से एक पूरी चेन सी बनती है, दैट इज नोन टू बी एज अ प्रॉक्सिमेट कॉज ऑफ लॉस। डिफेंस अगेंस्ट निग्लिजेंस क्लेम, कि कई दफा आपको डिफेंस देने पड़ते हैं अगेंस्ट निग्लिजेंस क्लेम्स, कि जितने भी क्लेम्स हैं उसके अगेंस्ट आपको डिफेंस देने पड़ते हैं। कंट्रीब्यूटरी निग्लिजेंस है, इफ बोथ पार्टीज आर टू ब्लेम इन अ गिवन एक्सीडेंट, कभी आपकी दोनों पार्टीज इन्वॉल्व हो उस एक्सीडेंट के अंदर, क्या हो, दोनों पार्टीज इन्वॉल्व हो उस एक्सीडेंट के अंदर, सो दैट मीन्स दैट इज अ ब्लेम इन अ गिवन एक्सीडेंट। may not collect against the other, यानी may not collect against the other even if defendant was 90% to blame and plaintiff only 10% to blame, यानी कि even if defendant may was 90% to blame and plaintiff only 10% to blame, फिर भी ये दोनों क्या कहलाएंगे, may not collect against other, यानी कि तब नहीं होगा जब पता हो कि 90% एक ही गलती है, 10% अगले की गलती है, तो तब हम लोग कहेंगे दैट इज कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। अज्यूम्ड रिस्क, डिफेंडेंट may raise the defense that the plaintiff has no cause for action because the plaintiff assumed the risk of harm from conduct of defendant, conditions of premises and defendant प्रोडक्ट, यानी इनमें से किसी एक में भी आ जाएंगे तो दैट मींस डिफेंडेंट मे रेज द डिफेंस दैट प्लांटिफ हैज कॉज ऑफ फॉर एक्शन बिकॉज द प्लांटिफ अज्यूम दैट द रिस्क हार्म फ्रॉम ओवरऑल कंडक्ट ऑफ डिफेंडेंट्स, कंडीशंस ऑफ द प्रेमिसेस की कंडीशंस हैं, एंड डिफेंडेंट ऑफ प्रोडक्ट। द गेस्ट होस्ट स्टेट्स relate the standard of care by automobile driver to a passenger, यानी कि हर एक की केयर करनी है from the automobile driver to a passenger। फैक्टर्स लीडिंग टू द हायर स्टैंडर्ड्स ऑफ केयर, कौन कौन से फैक्टर्स हैं दैट लीड्स टू द हायर स्टैंडर्ड्स ऑफ केयर, कि हायर स्टैंडर्ड ऑफ केयर की तरफ कौन कौन से जा रहे हैं, किस किस किस्म के एग्जिस्ट कर रहे हैं। देखें, जब भी हम बात करते हैं रिस्क इज ऑलवेज बी बेस्ड ऑन अ केयर ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूज दैट आर बीइंग अटैच्ड टू इट, यानी जो इससे अटैच कर रहे हैं, जो इससे वैल्यू कर रहे हैं, उसी से हम लोग उसे आगे लेकर जा रहे हैं कि हमने कहा जी ये चीजें हैं। देखें अब यहाँ के एक्सपेंडिंग एप्लीकेशन ऑफ लायबिलिटी, कि किधर एप्लीकेशन हम लोग लायबिलिटी, कोर्ट टेंड्स इंक्रीजिंग टू इंपोज लायबिलिटी इन न्यू फैक्चुअल सेटिंग्स, कोर्ट हमेशा कोशिश ये करता है कि इंपोज करें लायबिलिटी इन अ न्यू फैक्चुअल सेटिंग्स, कि न्यू फैक्चुअल सेटिंग्स हैं उसी के हिसाब से कोर्ट जो है वो इंटेंड करे। वीकनिंग ऑफ डिफेंस अगेंस्ट अ लायबिलिटी, कई दफा आपका डिफेंस जो है वो लायबिलिटी के अगेंस्ट वीकन हो रहा होता है, क्या हो रहा है, वो वीकन हो रहा होता है। मोस्ट स्टेट्स हैव एनेक्टेड अ स्टैट्यूट दैट रिप्लेसेस द डिफेंस ऑफ कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस विद द कंपैरेटिव नेग्लिजेंस। अब यहाँ पे दो तरह, कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस और कंपैरेटिव नेग्लिजेंस। कंट्रीब्यूटरी मतलब दोनों की तरफ से नेग्लिजेंस आई, और कंपैरेटिव मींस किसकी तरफ से ज्यादा नेग्लिजेंस है, दैट इज नोन टू बी एज योर कंट्रीब्यूटरी एंड कंपैरेटिव नेग्लिजेंस। क्या कहलाता है, कंट्रीब्यूटरी एंड कंपैरेटिव नेग्लिजेंस, के ये हमारे पास नेग्लिजेंसेस एग्जिस्ट करी थी। द लायबिलिटी ऑफ द डिफेंडेंट इज रिड्यूस्ड by the extent to which the plaintiff was contributory negligence। उसी हिसाब से, जिस हिसाब से ये कंपैरेटिव होते हैं, उसी हिसाब से डिफेंडेंट की वैल्यूज भी या कंट्रीब्यूटरी जो है वो डाउनवर्ड साइड पे आती है। लास्ट क्लियर चांस रूल क्या होता है, a plaintiff who was contributory negligent may still have a cause of action,
उनके पास क्या होता है, मे स्टिल हैव अ कॉज ऑफ एक्शन अगेंस्ट द डिफेंडेंट्स, कि उनके पास कॉज ऑफ एक्शंस क्या होते हैं और अगेंस्ट द डिफेंडेंट क्या चीज होती है, बिकॉज जो भी उनके पास अगेंस्ट द डिफेंडेंट होगा वही उन्हें आगे लेकर जाएगा और उसी चीज को हम आगे लेके जाएंगे। इफ इट कैन बी शोन दैट डिफेंडेंट हैड अ लास्ट क्लियर चांस बिफोर द एक्सीडेंट टू अवॉइड इंजरिंग द प्लांटिफ बट फेल टू डू सो, यानी कि उसके बाद आप कंप्लीट चेक थॉट्स देखते हैं कि डिफेंडेंट का एक्चुअल बिहेवियर क्या था, व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ एक्चुअलिटी, कि उसका बिहेवियर किस तरह का था और कैसा था उसका बिहेवियर और उस बिहेवियर के ऊपर क्या क्या चीजें बेस कर रही थी। सो दीज आर नोन टू बी एज योर क्लियर चांसेस और लास्ट चेंज चांस रूल, जिसे कहते हैं क्लियर चांस और लास्ट चांस रूल। Res inspire pointer, the thing speaks for itself. Sometimes the thing speaks for itself. Plaintiff may sometimes collect without actually proving negligence on the part of the defendant. कि sometimes वहाँ पे plaintiff जो होता है they are sometimes collect without actually proving the negligence, कि वो sometimes उसकी negligence prove नहीं कर पाता on the part of defendant, कि defendant के part में वो negligence proof नहीं हो सकता। Expansion of imputed liability, क्या आ रही है? imputed liability, joint and several liabilities के अंदर आती हैं। क्या आती हैं इसके अंदर? joint and several. joint means combined liability, several means के that normal liabilities जो exist कर रही हैं। when an accident occurs and several different parties are negligent, यानी कि जब भी accident होता है and several different parties are negligent, the plaintiff may sue and collect from one or more of the negligible party, यानी कि जब accident होता है और जो भी उन वजूहात में, इन accident की वजूहात में है, तो वो सारी चीजों से निग्लिजेंट लेके आएगा। क्या लेके आएगा? वो सारी चीजों से निग्लिजेंट को लेके आएगा और सबको वो सू कर सकता है। ऑल द पार्टीज दैट कैन बी इन्वॉल्व इन दिस एक्सीडेंट और आइदर डायरेक्टली और बीइंग इनडायरेक्टली, कि चाहे वो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं और चाहे मे बी वो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, जैसे भी इन्वॉल्व हैं वो वहां पे इन्वॉल्वमेंट शो करेंगे कि दैट इज समथिंग identified. Super fund legislation created by federal government to help fund and to clean up cost of major pollution sites, यानी created by federal government, कौन create कर होता है? federal government to help fund the cleanup, यानी कि क्या होता है? created by federal government to help fund, कि हेल्प करनी थी फंड द क्लीन अप कॉस्ट ऑफ मेजर पोल्यूशन साइट्स, कि क्लीन अप कॉस्ट होंगी मेजर पोल्यूशन साइट्स की, यानी क्रिएटेड बाय फेडरल गवर्नमेंट है। किससे क्रिएट हो रही है? फेडरल गवर्नमेंट टू हेल्प फंड द क्लीन अप कॉस्ट, यानी कि टू हेल्प करें, फंड करें, एंड टू क्लीन अप कॉस्ट ऑफ मेजर पोल्यूशन साइट्स। क्या करेंगे हम? मेजर पोल्यूशन साइट्स को हम क्लीन अप करेंगे। एस्टिमेटेड दैट मोर देन 80% ऑफ फंड स्पेंड on the super funds, यानी estimated that more than 80% of the funds spent on the super fund enforcement is for the overhead legal fees, यानी कि 80% भी से भी ज्यादा जो है fund spent on super enforcement of the overheads and less than 20% for cleaning up of environment. ओके जी, फैक्टर्स लीडिंग टू द हाई स्टैंडर्ड्स, चेंजिंग कॉन्सेप्ट डैमेज, चेंजिंग कॉन्सेप्ट्स ऑफ डैमेज है, मोर लिबरल इंटरप्रिटेशन ऑफ व्हाट टाइप्स ऑफ डैमेज में बी अलाउड इन द नेग्लिजेंस एक्शन, यानी कि कितनी तरह के डैमेजेस अलाउड है फॉर नेग्लिजेंस एक्शन। डैमेज हैज बीन अवॉर्डेड फॉर सच थिंग्स एज मेंटल एंग्विश। एवरी स्टेट अलाउज पुनिटिव डैमेज एक्सेप्ट मैस्कॉट, नेब्रास्का एंड वॉशिंगटन। जाहिर बात है बुक के जो है वो दैट इज ऑफ यूएस, तो वो अपनी सिटीज की बात करेंगे, बट दैट डैमेजेस आर ऑल्सो बीइंग अप्लाइड इन पाकिस्तान इन सम country states. Awards used to punish defendants because their actions constituted gross negligence and willful of want misconduct, यानी willful of want misconduct में involved होते हैं। Increased damages आते हैं, increased damages of awards हैं। The effect of inflation in reducing the purchasing power of dollar has undoubtedly contributed to the increased amount of damages. Perhaps the existence, अब देखें, एग्जिस्टेंस ऑफ लाइबिलिटी इंश्योरेंस हैज कॉज्ड द ज्यूरीज टू बी मोर जेनरस, कि जब से इंश्योरेंस लाइबिलिटी इंश्योरेंस आ चुकी है, देयर विल बी अ मोर यू कैन से कि लाइबिलिटी इंश्योरेंसेस दैट हैज कॉस्ट मोर clear things or more generous things than they would be if they knew the plaintiff would pay a damage personally. The insurance industry is supporting various types of torts reforms including imposing restriction on right to sue, यानी कभी कभी restriction पे right to sue पे भी आप restrictions लेके आ रहे होते हैं। Abolishing punitive damage in civil suit, यानी punitive damages जो होंगे वो civil suits में वो भी avoid किए जाते हैं।
reducing the standard of care to the standard existing at the time of product, यानी reducing the standard of care to the standard existing at the time of product was made instead of at the time of loss incurred, यानी instead of at the time of loss incurred, यानी existing at the time of product was being made, यानी interest at the existing at the time of product was made, यानी कि जिस टाइम प्रोडक्ट मेड किया जाए उस टाइम इंस्टेड ऑफ एट द टाइम ऑफ लॉसेज अकर्ड, कि जितने भी लॉसेज अकर्ड हैं उतने ही लॉसेज आर बीइंग मेड. प्लेसिंग अ सीलिंग ऑन नॉन इकोनॉमिक डैमेजेस, यानी प्लेस करेंगे सीलिंग्स ऑन नॉन इकोनॉमिक डैमेजेस को, यानी कि हम लोग व्हेन वी आर गोइंग टू प्लेस अ सीलिंग ऑन नॉन इकोनॉमिक डैमेजेस. एंड रिपीलिंग द कोलेटरल सोर्स रूल, एंड रिपीलिंग द कोलेटरल सोर्स रूल्स, यानी कि हम हर तरह से रिपील करेंगे कोलेटरल सोर्स रूल्स को भी, कि देयर एग्जिस्ट देन समथिंग कोलेटरल. अच्छा, कोलेटरल्स का मतलब क्या होता है? व्हेन देयर इज अ बैकिंग्स, क्या होती हैं हमारे पास? बैकिंग्स इन्वॉल्व होती हैं, यानी कि हमारे पास सिक्योरिटीज इन्वॉल्व होती हैं. फॉर एग्जांपल, तीन तरह की नॉर्मल सिक्योरिटीज आती हैं. एक होता है मूवेबल प्रॉपर्टी, एक होती है इमूवेबल प्रॉपर्टी, एक होती है इंटेंजिबल प्रॉपर्टी. याद रखिएगा, हमेशा इमूवेबल प्रॉपर्टी पे आपके पास मॉर्गेज केस आता है, यानी मॉर्गेज के थ्रू आप उसे कोलेटरल या सिक्योरिटी या बैक्ड बाय सिक्योरिटी करते हैं. मूवेबल प्रॉपर्टी पे आप प्लेज करते हैं, प्लेज ऑन लीन करते हैं. प्लेज क्या करते हैं? आप जाते हैं, सारा सामान मूवेबल प्रॉपर्टी को उठाते हैं, एक कमरे में बंद करते हैं, ताला लगाते हैं, कहते हैं जब पैसे देंगे तो तब आपके पास ये वापस आ जाएंगी चीजें. लेकिन जो इंटेंजिबल प्रॉपर्टी होती है, तो याद रखिएगा उस पर लीन मार्क होता है. क्या होता है आपके पास? लीन मार्क होता है कि हाँ जी, ये जितना भी अगर हमारे पास एसेट्स हैं, शेयर्स हैं, जो भी हैं, उसको हम कहते हैं जी ये हमारे पास लीन मार्क हो गया. क्या हो गया? ये हमारे पास लीन मार्क हो गया है. ये इसके पास, जिसके ऊपर जितने भी राइट्स हैं वो अब हमारे हैं. जब तक आप इसकी अपनी लाइबिलिटी को रिकवर नहीं करते, दीज आर ऑल बीइंग आवर कंडीशंस, ये हमारे पास क्या होंगी? दीज आर ऑल बीइंग आवर पार्ट्स, कि ये सारी की सारी हमारी चीज होगी. ओके जी, लाइबिलिटी क्लेम्स देखें तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास काफी सारी चीजें आ रही हैं. दैट इज मेडिकल मेजर एंड प्रोडक्ट लाइबिलिटी. 1996 में मीडियन इतना था, मीन इतना था, मीडियन इतना है, मीन इतना, यानी सेंटर वैल्यू क्या है यहाँ पे आ रही है. तो यहाँ पे गौर से देखें तो 5 लाख, 7 लाख, 7 लाख, 1 मिलियन, 1 मिलियन. यहाँ पे देखें तो हर एक चीज में मीन जो है वो सारा का सारा आपके सेंटर पॉइंट से हाई है. दैट मीन्स मीन इज ऑलवेज बी बायस्ड टुवर्ड्स द हायर वैल्यूज. किसकी तरफ बायस्ड होता है वो? टुवर्ड्स द हायर वैल्यूज. मीन इज बीइंग बायस्ड. अब गौर से देखें 457,000 आ रहा है पहला 1996, लेकिन मीन कितना आ रहा है? 18,84,633. दैट मीन्स मीन इज बायस्ड टुवर्ड्स हायर वैल्यू. जबकि सेंटर पॉइंट क्या आ रहा है? दैट इज 457,000. क्या आ रहा है हमारे पास? सेंटर वैल्यू दैट इज 457,000. 1997 में देखें 5 लाख है, अगेन 1930540, यानी 1.93 मिलियन आ रहा है. सो अगेन द मीन इज बीइंग बायस्ड टुवर्ड्स द हायर वैल्यू. 7 लाख के साथ भी देखें 2.9 मिलियन पे आ रहा है, 7 लाख और 3.2 पे आ रहा है. 1 मिलियन में 3 मिलियन की तरफ जा रहा है. सो दैट मीन्स के यहाँ पे हम कह सकते हैं कि दैट मीन इज बीइंग बायस्ड. लेकिन आपके पास ऑन एवरेज जो मीडियंस आ रहे हैं दैट इज 457 है, 700,000, 700,000 है, एंड 1 मिलियन आ रहा है. कितना आ रहा है हमारे पास? दैट इज बीइंग 1 मिलियन आ रहा है. ठीक है. और इस तरह देखें तो मीडियन आपके पास प्रोडक्ट लाइबिलिटी का भी आ रहा है 7 लाख, 525,000, 1.002 मिलियन, 1.6 मिलियन. अच्छा, यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी बायसनेस आ रही है कि मीन इज हायर एज कंपेयर टू योर ओवरऑल स्टेचर्स और एज कंपेयर टू योर ओवरऑल वैल्यूज. के यहाँ पे देखें तो ओवरऑल वैल्यूज भी वेरीड आ रही हैं और ओवरऑल स्टेचर्स भी आपके वेरीड आ रहे हैं कि कितने कितने हमारे पास वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही हैं और किस तरह से हमने उन वैल्यूज को सामने लेकर आगे चलना है. टाइप्स ऑफ लाइबिलिटी एक्सपोजर्स. कौन कौन सी टाइप्स की लाइबिलिटी एक्सपोजर? सबसे पहली आती है कॉन्ट्रेक्चुअल लाइबिलिटी. दीज आर द नॉर्मल केस. याद रखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो एग्जिस्ट करती है दैट इज ऑलवेज बी अ कॉन्ट्रेक्चुअल लाइबिलिटी. क्या एग्जिस्ट कर रही होती है? कॉन्ट्रेक्चुअल लाइबिलिटी. वंस लाइबिलिटी में बी इम्प्यूटेड टू अनदर बाय अ कॉन्ट्रैक्ट. वंस द लाइबिलिटी में बी imputed to another by contract. For example, a city may require that its street paving contractor holds the city harmless for all the negligence arising out of the operations of the contractor. कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर है that city is harmless, city remains harmless, और जब तक वो काम करता रहेगा या ऑपरेशंस उसके चलते रहेंगे, तो दैट मीन्स इट्स बीइंग अ कॉन्ट्रैक्चुअल. कि जब उसे कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा तो ये लिखा जाता है उसमें कि जब तक आप काम करेंगे दैट द सिटी शुड रिमेन्स हार्मलेस. सिटी क्या रहेगी? आपकी हार्मलेस रहेगी और सिटी में कोई भी चेंजेस
या कोई भी चीज जो है वो खराब नहीं होगी। तो जस्ट दैट द सिटी रिमेन्स द हार्मलेस। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय लाइबिलिटी, ये बहुत ज्यादा, एम्प्लॉयर्स आर स्टिल सब्जेक्ट टू द लॉ ऑफ निग्लिजेंस। ये हमेशा लॉ ऑफ निग्लिजेंस में आते हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय विद रिस्पेक्ट टू द एम्प्लॉयमेंट नॉट कवर्ड बाय अ वर्कर्स कंपनसेशन लॉ। with subject respect to the employment not covered by a workers compensation law, कि ये कभी भी कवर नहीं की जाती बाय द कंपनसेशन वर्कर्स कंपनसेशन लॉ। ड्यूटी ओन्ड बाय एम्प्लॉइज, क्या आगे ड्यूटीज ओन्ड बाय एम्प्लॉय मस्ट प्रोवाइड सेफ प्लेस टू वर्क, क्या होता है मस्ट प्रोवाइड सेफ प्लेस टू वर्क, मस्ट एम्प्लॉय इंडिविजुअल रीजनेबली कॉम्पिटेंट टू कैरी आउट देयर टास्क, यानी मस्ट एम्प्लॉय इंडिविजुअल्स क्या करेंगे, एम्प्लॉयज के इंडिविजुअल्स को एम्प्लॉय करेंगे रीजनेबली कॉम्पिटेंट टू कैरी आउट देयर टास्क, कॉम्पिटेंट भी करेंगे और टू कैरी आउट द टास्क यानी कि मतलब एम्प्लॉय करना इंडिविजुअली और कॉम्पिटेंट हो ताकि वो कैरी आउट करे। ड्यूटी ओन्ड बाय एम्प्लॉयज मस्ट प्रोवाइड सेफ प्लेस टू वर्क, कॉम्पिटेंट प्लेस टू कैरी आउट देयर टास्क, मस्ट वॉर्न ऑफ डेंजर, यानी आपको बताना होगा कि हाँ जी ये खतरनाक है और इसमें आपको ये चीजें इन्वॉल्व है। मस्ट फर्निश अप्रोप्रिएट एंड सेफ टूल्स, क्या चीज आएंगी, मस्ट फर्निश अप्रोप्रिएट एंड सेफ टूल्स को हमने की तरफ ज्यादा जाना है और सेफ टूल्स की तरफ ज्यादा जाके उधर ही हमने आइडेंटिफाई करना है। मस्ट सेटअप एंड इन्फोर्स प्रॉपर रूल्स ऑफ कंडक्ट ऑफ एम्प्लॉय, कि हमें पता हो कि हाँ जी प्रॉपर रूल्स ऑफ कंडक्ट ऑफ एम्प्लॉय क्या है और उसी के हिसाब से हम उसे आगे लेकर चल रहे हो। दे रिलेट टू द सेफ वर्किंग प्रोसीजर, किससे रिलेट कर रहे होते हैं, दीज आर नोन टू बी एज अ सेफ वर्किंग प्रोसीजर। तो दीज आर द कॉन्ट्रेक्चुअल एंड एम्प्लॉय रिलेटेड लाइबिलिटी, कॉन्ट्रेक्चुअल लाइबिलिटीज भी है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेटेड लाइबिलिटीज भी एग्जिस्ट कर रही हैं, कि ये चीजें हैं जो हमारे पास एग्जिस्ट कर रही हैं और इसी के हिसाब से लेकर हमने उन्हें आगे चलना है। ठीक है, तो दैट मींस वी हैव टू कंडक्ट आवर प्रॉपर रूल्स ऑफ टू कंडक्ट एन एम्प्लॉइज, यानी एम्प्लॉइज के लिए प्रॉपर रूल्स होने चाहिए, एक्ट ऑफ निग्लिजेंस ना हो ताकि वहां पे हमारे पास लाइबिलिटी एक्सपोजर्स कम से कम हो। कि हाउ वी आर गोइंग टू एक्सपेंड फॉर द लाइबिलिटी एक्सपोजर्स। टिपिकल्स और टाइप्स ऑफ लाइबिलिटी एक्सपोजर, प्रॉपर्टी ओनर टेनेंट लाइबिलिटी। अच्छा ये बहुत होती है ओनर एंड टेनेंट लाइबिलिटी के। व्हेन वी टॉक अबाउट ओनर एंड टेनेंट लाइबिलिटी तो लाइबिलिटी एक्सपोजर उसमें भी है। फॉर एग्जांपल ओनर ने वहां पे टेनेंट रखा है एंड टेनेंट वाज सो मच कि वो वहां से जा ही रहा, so that means there exists a liability exposure. The tenant or owner owes certain degree of care those who enters into a premises, कि यानी कि जो भी आएंगे उनके लिए एक सर्टन केयर रखनी है, तो दैट मीन्स इट इज बीइंग डिसाइडेड, दैट इज बीइंग ऑन द लाइबिलिटी। इनवाइटीज, इंडिविजुअल हु आर इनवाइटेड ऑन द प्रेमिसेस ऑफ देयर ओन बेनिफिट एज वेल एज देयर लैंडलॉर्ड टेनेंट, यानी कि इनवाइटीज भी आएंगे एंड इनवाइटीज भी एक्सरसाइज करेंगे अपनी पावर्स को और उसी के हिसाब से उसे लेकर आगे चलेंगे। Licensees, those who are on the premises of a legitimate purpose with the permissions of the occupier, यानी licensees क्या होंगे, those who are on the premises for a legitimate purpose, यानी कोई legitimate level पे आ रहे हैं with the permission of the occupier, किसकी वजह से, permission of the occupier पे आएगा। includes meter readers, milk delivery and policy। अब यहाँ पे implicit है कि उन्होंने आना है, implicit values हैं जो उन्होंने आना है। अब जैसे all trespassers, all those other than invitees licensees who enter the prison, no care is owed to the transferor but the owner cannot set trap for the deliberately injured trespassers, यानी कि वो उधर पे वहां पे नहीं लेके आएगा, यानी deliberately injure नहीं करेगा। current trend is to abolish the classification, current trend क्या है, to abolish the classification and to hold the occupier of land liable under the most circumstances for the failure of exercise of due care, यानी कि आपके पास acquire land liable and the most circumstances for the failure to exercise due care, यानी care of exercise नहीं कर सकते। अच्छा जी, अब सामने आते टाइप्स ऑफ लाइबिलिटी, assumptions of liability by attendant and attractive nuisance doctrines, कि यहाँ पे हमारे पास क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हैं लाइबिलिटी एक्सपोजर्स के अंदर, कि what things are being involved when we talk about a liability exposures, के liability exposures के अंदर क्या क्या चीजें involved हैं। When an individual leases a building, क्या करता है वो,
लीज करता है, द क्वेश्चन अराइजेस एज टू व्हाट एक्सटेंट द लैंडलॉर्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंजरीज टू टेनेंट, कि किस लेवल पे वो इंजरीज टू टेनेंट को लेके इन्वॉल्व होता है, यानी व्हाट आर द लेवल ऑफ इंजरीज दैट आर बीइंग इन्वॉल्व्ड, और उस इंजरीज को हमने किस तरह से और किस लेवल पे आइडेंटिफाई करना है, व्हाट आर द डॉक्ट्रिन आर बीइंग इन्वॉल्व। यानी कि इन अदर वर्ड्स लीज, देखें हर चीज है। अब लीज की बात करते हैं तो लीज में भी दो तरह की चीजें, वन इज नोन टू बी एज अ लीज एंड अदर वन इज नोन टू बी एज अ लेसी। क्या कहते हैं उसे? लीज एंड लेसी। तो जब हम लीज की बात करते हैं तो दैट मीन्स कि उसमें ये चीजें आती हैं कि आपने इंजर्ड कितना दे सकते हैं और टेनेंट के साथ आप किन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को शेयर करेंगे। व्हाट इज बीइंग बोर्न बाय लेसी एंड व्हाट इज बीइंग बोर्न बाय लीजिंग, यानी लीज आर लेसर्स एंड लेसी, उन्होंने आपस में किस लेवल पे मुआहदा किया है और उसी बेसिस पे आपके लायबिलिटी एक्सपोजर्स आते हैं, किस लेवल पे आते हैं और किस लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपस में शेयर करते हैं। समटाइम्स लीज एग्रीमेंट्स रिक्वायर्स वेरीड आइटम्स, क्या आती हैं? समटाइम्स लीज एग्रीमेंट्स रिक्वायर्स वेरीड आइटम्स, और वेरीड आइटम्स मींस कि हर चीज उसमें वेरीड आती है। जनरली द टेनेंट टेक्स ऑन वट एवर ड्यूटी लैंडलॉर्ड ओज टू द मेंबर ऑफ द पब्लिक, यानी टैक्स टेनेंट्स जो है दैट टेक्स वट एवर द ड्यूटी द लैंडलॉर्ड ओज टू मेंबर्स ऑफ द पब्लिक, यानी कि दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द पब्लिक दैट इज बीइंग सिमिलर, उसमें कोई भी चेंजेस वहां पे एग्जिस्ट नहीं कर रही होती, लेकिन देयर एग्जिस्ट आर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज एग्जिस्ट कर रही होती हैं कि किसके पास क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और कौन कैसे वर्कआउट करेगा। अट्रैक्टिव न्यूसेंस ऑफ डॉक्ट्रिन, क्या है ये? अट्रैक्टिव न्यूसेंस ऑफ डॉक्ट्रिन, लायबिलिटी ऑफ द ऑक्युपायर ऑफ लैंड मे बी चेंज्ड, यानी कि लायबिलिटी ऑफ ऑक्युपायर मे बी चेंज सो दैट ट्रेसपासिंग चाइल्ड इज कंसिडर्ड, यानी जो ट्रेसपासिंग चाइल्ड है दैट शुड बी कंसिडर्ड इन मैनी जुरिडिक्शन टू बी इनवाइटी, यानी कि इन मैनी जुरिडिक्शन दैट इज बीइंग कंसिडर्ड एज द इनवाइटी, कि ये किसके पार्ट में होगी? दैट इज ऑन द पार्ट ऑफ इनवाइटी, कि ये किस में आता जाएगा? ये इनवाइटी के पार्ट में आएगा। कंजम्पशन और यूज ऑफ प्रोडक्ट, ये किस तरह से कंजम्पशंस करनी है और किस तरह से यूज ऑफ प्रोडक्ट को हमने सामने लेकर आना है। मैन्युफैक्चरर, wholesaler, retailer is required to exercise a reasonable care and to maintain certain standards in handling selection of the goods in which it deals, यानी मैन्युफैक्चरर के पास भी उसने देखना है, होलसेलर के पास भी देखना है, रिटेलर के पास भी देखना है, और दे हैव टू एक्सरसाइज सर्टेन केयर कि हम टुवर्ड्स द प्रोडक्ट दैट इट डील्स। इफ द इंजरी टू पर्सन इज बिकॉज ऑफ देयर प्रॉपर्टी, द यूज ऑफ फैकल्टी दैट वुड हैव बीन अ ग्राउंडेड फॉर अ लीगल एक्शन। जब हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरर, होलसेलर एंड डीलर की, तो याद रखिएगा सबसे पहले क्या चीज आती है? मैन्युफैक्चरर आता है, उसके बाद कौन होता है? दैट इज डिलीवर्ड टू होलसेलर एंड देन इट इज डील्स टू द रिटेलर। अब ये भी बिजनेस टू, ये तो मैन्युफैक्चरर टू बिजनेस है एंड दैट इज बिजनेस टू बिजनेस है एंड दैट इज बिजनेस टू कस्टमर है। तो हर एक को अपने लेवल की केयर या फॉल्टी प्रोडक्ट्स को ध्यान में रखना पड़ेगा। इफ दे आर गोइंग टू यूज इट इन द सेम मैनर देन इट वुड बी इन अ मोर बेनिफिशियल वे that could reduce the liability and also reduce the legal actions। ये किसको reduce करेगा? liability को भी reduce करेगा and legal actions को भी reduce करेगा, यानी legal actions भी reduce होंगे and liabilities भी reduce होंगी, यानी both things will be reduced and both things would be you can say recovered from their values। तो यानी यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा? मैन्युफैक्चरर भी है, होलसेलर भी है, रिटेलर भी है, हर एक को अपने फॉल्ट को अपने कस्टमर्स के हिसाब से चेंज करके रखना होगा। मैन्युफैक्चरर टू बिजनेस कौन है? होलसेलर दैट इज ऑल्सो B2B है एंड रिटेलर दैट इज B2C। नाउ कंजम्पशन और यूज ऑफ, अब समटाइम्स देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रीच ऑफ वारंटी। What the warranty is, always याद रखिएगा, warranty is always on the products that doesn't involve any type of person and that is known to be as a warranty। guarantee always involves a guarantor, उसके अंदर गारंटर भी होता है। इधर पे यहाँ पे सिर्फ वारंटी में जैसे फ्रिज की हो गई, टीवी, AC, whatsoever, everything has a warranty, but sometimes there is a case of breach of warranty, कि वारंटी भी ब्रीच हो रही होती है। तो वारंटी में भी एक्सप्रेस्ड और एम्प्लॉयड, अब यहाँ पे दोनों चीजें हैं, वारंटी में भी एक्सप्रेस्ड और एम्प्लॉयड। अब मैं यहाँ पे पूछूं कि यहाँ पे एक्सप्रेस्ड और एम्प्लॉयड, इनका फर्क क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सप्रेस्ड एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एम्प्लॉयड, यानी इन दोनों में क्या डिफरेंस एग्जिस्ट करता है? तो इफ आई वुड टॉक अबाउट एक्सप्रेस, फॉर एग्जांपल, जस्ट अ सिंपल एग्जांपल,
यू ट्रेवल थ्रू बस, इट्स अंडरस्टूड कि आपने बस में चढ़ने के बाद टिकट लेना है, सो दैट इज नोन टू बी एज अ इम्प्लाइड रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन अगर आपको कोई चीज बताई जाए, यानी आपको बस में चढ़ने पे बताया जाए कि हाँ जी आपने टिकट भी लेना है, so that means it's being expressed. Sometimes things are being implied and sometimes things are being expressed. यानी expressed भी हो सकती हैं और implied भी हो सकती हैं, यानी expressed भी आएंगी और implied भी आएंगी, यानी both cases में it could access. Breach of this written contract, breach of this written contract may give rise to a court action. ये sometimes आपके पास जब वो आती हैं, कोई कंपनी आपको वारंटी देती है और आप वारंटी क्लेम करने जाते हैं और वारंटी क्लेम नहीं करती, तो याद रखिएगा ब्रीच ऑफ दिस रिटन कॉन्ट्रैक्ट में राइज टू अ कोर्ट एक्शन, कि आप उसे कोर्ट में इजीली क्लेम कर सकते हैं कि हाउ यू आर गोइंग टू सी इट एंड हाउ यू आर गोइंग टू अटेन देम, और जैसे ही आप उसे अटेन करेंगे तो दैट मीन्स कि दैट इज अ ब्रीच ऑफ योर warranty. Under the Uniform Commercial Code, the seller is held and have made certain unwritten or implied warranties. कि पता होगा कि हाँ जी unwritten और implied warranties हैं जो बताई जाए. First, another thing याद रखिएगा, information symmetry also has a great role towards this. कि इंफॉर्मेशन सिमेट्री या इंफॉर्मेशन asymmetry के पास भी इसका एक सर्टन रोल्स हैं जो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, कि व्हाट आर द रोल्स दैट एग्जिस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन asymmetry और इंफॉर्मेशन levels or information asymmetry. Seller warrants that the goods are reasonably fit for their intended purpose. Seller क्या वारंट करता है कि हाँ जी ये जो आप लेके जा रहे हैं चीज ये बिल्कुल ठीक है, आपका पर्पस पूरा सॉल्व करेगी। पता लगता है वो पर्पस सॉल्व नहीं करती, तो जरूरी नहीं है कि उसके लिए रिटर्न एग्रीमेंट हो। याद रखिएगा उसके लिए आपका वारंट भी चल सकता है, यानी आप कहोगे कि ये इंप्लाइड वारंटी थी कि जिसने कहा था वो इसने सही कहा था। Seller warrant that when the goods are bought by a description instead of by actual inspection, the goods are saleable in the hands of buyer. कि यानी आपने कहा जी कि डिस्क्रिप्शन से ये बताया है कि that would be saleable in the hands of buyer, कि buyer के हैंड में that would be saleable, क्या है वो saleable है और सेल इजीली हो सकता है, यानी उसी की बेस पे हो सकता है। State tort, the manufacturer or distributor of a defective product is liable to a person who injured by the product. यानी अब अगर वो वहां से आगे प्रोडक्ट आ गई है तो याद रखिएगा लाइबल पर्सन्स में कौन कौन आ जाएगा, हु इज इंजर्ड बाय द प्रोडक्ट, जो इंजर्ड भी हो बाय द प्रोडक्ट, कि जिसके अंदर इंजरीज भी इन्वॉल्व हो रही हो बिकॉज ऑफ दैट प्रोडक्ट, रिगार्डलेस ऑफ वेदर द पर्सन इंजर्ड इज अ परचेजर, रिगार्डलेस ऑफ वेदर द पर्सन इंजर्ड इज अ परचेजर, जो परचेज का है उसमें परचेजर है, और एनी थर्ड पर्सन, कि कोई भी अगर होगा तो वो इसमें इंजर्ड ही कहलाएगा, वो इंजर्ड ही होगा इसमें, और इंजर्ड ही उसी हिसाब से चल रहा होगा जिस तरह से वो चल रहा था। तो दैट मीन्स मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट इज लायबल टू अ पर्सन हु इज इंजर्ड बाय अ प्रोडक्ट, यानी वो प्रोडक्ट से इंजर्ड हो गया, और लायबल पर्सन, और जरूरी नहीं कि जिस पर्सन ने यूज किया वो इंजर्ड हो, इफ देयर इज एनी पर्सन दैट इज बीइंग इंजर्ड बाय दिस थिंग, तो याद रखिएगा वो सारी की सारी चीज भी इसके अंदर लाई करेगी, ठीक है ना, यानी हाउ दे आर बीइंग इंजर्ड, और एनी थर्ड पर्सन इज बीइंग इंजर्ड वो भी इसी में आएगा, स्ट्रिक्ट टॉर्ट में आएगा। क्या आएगा ये, दैट इज नोन टू बी एज अ स्ट्रिक्ट टॉर्ट। तो स्ट्रिक्ट टॉर्ट में आ रहा है तो दैट मीन्स दीज आर बीइंग लायबल फॉर दैट, ये क्या आ रहे हैं हमारे पास, लायबल हो रहे हैं, और लायबल फॉर दैट यानी दैट मीन्स के दीज आर बीइंग अ लायबिलिटी टू देम, यानी ये क्या चीज है, उनके लिए एक तरह से लायबिलिटीज हैं जो एग्जिस्ट कर रही हैं। Now the next thing is consumption negligence. There also exists a negligence. यहाँ पे भी negligence आ रही होती है। If the defendant was negligent in preparing or manufacturing of product, अगर कोई मैन्युफैक्चरर ही निगलिजेंट है, उसने मैन्युफैक्चरिंग ठीक नहीं की, फॉर एग्जाम्पल मोबाइल है, मोबाइल जो है वो हाई क्वालिटी प्लास्टिक से नहीं बना बल्कि लो क्वालिटी प्लास्टिक से, दैट इज हार्मफुल फॉर यू, तो दैट मीन्स दैट इज द नेग्लिजेंस टुवर्ड्स द मैन्युफैक्चरर। किसकी तरफ आ रही है, मैन्युफैक्चरर की नेग्लिजेंस आ रही है, कि मैन्युफैक्चरर को ये पता ही नहीं है कि उसने क्या चीज किस तरह से डेवलप की है और किस तरह से डेवलप होनी चाहिए, और फेल टू प्रोवाइड एडुकेट इन्फॉर्मेशन और वार्निंग, यानी ये भी फेल्ड रहा है कि ये भी बताया कि क्या एडुकेट इंस्ट्रक्शन और वार्निंग्स हैं। द पर्सन इंजर्ड में बी एंटाइटल्ड टू सू और डैमेजेस, और किसको डैमेज करेगा, टुवर्ड्स द मैन्युफैक्चरर, कि वो इस चीज को सू कर सकता है टुवर्ड्स द डैमेजेस। दीज आर नाउन टू बी एज इंश्योरेंसेस, ये हैं कि वहां पे आप सू कर सकते हैं डैमेज को। ड्यूरिंग द पास्ट सेवरल ईयर्स द प्रोडक्ट लायबिलिटी एरिया हैज बीन वेरी एक्सप्लोसिव। द कोर्ट हैज कंटिन्यूड टू एक्सपेंड मैन्युफैक्चरर लायबिलिटी, यानी कि हमेशा कोर्ट क्या कर रहा है, आपके मैन्युफैक्चरर की लायबिलिटी बढ़ा रहा है। क्यों बढ़ा रहा है, बिकॉज ताकि वो एक्यूरेट विद इन द, कहते हैं ना कि जैसे अच्छी चीज बनाए,
क्या चीज बनाए, हम उसे अच्छी चीज बनाएं और एक्चुअल वैल्यूज की तरफ लेकर जाएं कि जो एक्चुअल वैल्यूज में वो चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं। और जब एक्चुअल चीजों में वो एक्चुअल वैल्यूज में वो चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं तो दैट इट वुड बी देन फाइनर वन एंड इट वुड बी एन एक्चुअल मैनर्स, कि जो भी हमारे पास एक्चुअल मैनर्स में चीजें आ रही हैं। तो ठीक है, तो एक्सपेंड करें मैन्युफैक्चरर्स की लायबिलिटीज को ताकि वहां पे एक तरह से ये लायबिलिटीज एग्जिस्ट करें। तो नेग्लिजेंस ऑन द बेस ऑफ मैन्युफैक्चरर आया तो याद रखिएगा उसमें भी दे कैन सू द डैमेजेस को वो सू कर सकते हैं, और जितने भी अमाउंट का भी वो सू करेंगे दैट इज बीइंग अ पार्ट ऑफ दैट इज बेस्ड ऑन द डैमेज, यानी कि लॉस कितना हुआ है, किस लेवल का हुआ है, सिविरिटी क्या थी, और उस सिविरिटी की बेस पे ही हम यहाँ पे लॉसेस को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं कि किस तरह से हमने लॉसेस यहाँ पे लेकर आने हैं। Completed operations of the contractor. There are certain things that are known to be as a completed operations. Completed operations में क्या क्या चीजें आ जाती हैं कि completed operations, the damage must occur after the contract has completed the work. यानी completed operations of sometimes damage क्या है, अब आपने कहा जी कॉन्ट्रैक्टर को कहा जी कि आपने अंडरपास बनाना है, पता जी अंडरपास बनाते ही गिर गया, दैट मीन्स का डैमेज अकर आफ्टर द कॉन्ट्रैक्टर हैज कंप्लीटेड द वर्क। तो अगेन द रिस्पॉन्सिबल रिमेन्स टू बी अ कॉन्ट्रैक्टर। कौन रहेगा रिस्पॉन्सिबल, दैट इज अगेन टू बी अ कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टर ही रहेगा। द वर्क हैज बीन एक्सपेक्टेड बाय द ओनर और अबंडेंट बाय द कॉन्ट्रैक्टर, यानी इसमें दोनों केसेस हो सकते हैं, या तो एक्सपेक्टेड बाय द ओनर और बाय वुड बी अबंडेंट बाय द ओनर, यानी बोथ केसेस में कि अबंडेंट भी हो सकता है और एक्सेप्टेड बाय द ओनर भी हो सकता है। प्रोफेशनल एक्ट्स, देयर आर सर्टेन प्रोफेशनल एक्ट्स दैट आल्सो बीइंग देयर। ये कुछ प्रोफेशनल एक्ट्स हैं जो वहां पे एग्जिस्ट कर रहे होते हैं या जिनको हम लोग एग्जिस्टेंस में लेकर आ रहे होते हैं कि दैट हाउ दीज प्रोफेशनल एक्ट्स विल बी मेंटेन्ड। द सेलर ऑफ द सर्विस इज रिक्वायर्ड टू यूज रीजनेबल केयर, यानी जो सेलर ऑफ सर्विसेज है दैट इज रिक्वायर्ड टू यूज रीजनेबल केयर। क्या क्या लेके आए, रीजनेबल केयर, नॉट टू इंजर अदर, क्या करें, नॉट टू इंजर अदर इन द परफॉर्मेंस ऑफ देयर सर्विसेज। एक्ट में क्या है कि द सेलर ऑफ द सर्विसेज मींस कि वहां पे कोई भी इंजर नहीं होगा ड्यूरिंग विच दे आर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज, कि जब वो प्रोवाइड कर रहे हो सर्विसेज कोई भी इंजर नहीं होगा। एग्जांपल इंक्लूड्स फिजिशियन, अकाउंटेंट्स, आर्किटेक्ट्स, इंश्योरेंस एजेंट्स, लॉयर्स, फार्मासिस्ट, ब्यूटिशियंस, यानी ये अपनी सर्विसेज दे रहे हैं और ये अज्यूम करते हैं कि दैट नोबडी विल बी इंजर्ड व्हेन दे आर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज। द स्टैंडर्ड ऑफ केयर रिक्वायर्ड ऑफ प्रोफेशनल पीपल इज ब्रॉडली इंटरप्रेटेड, यानी कि जो भी स्टैंडर्ड ऑफ केयर है दैट शुड बी प्रॉपरली इंटरप्रेटेड और प्रॉपरली आइडेंटिफाइड कि इसके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं और किस तरह से इन्वॉल्व हैं। दीज इंडिविजुअल मस्ट पोजेसेस द स्किल, जजमेंट एंड नॉलेज अप्रोप्रिएट टू देयर कॉलिंग, यानी कि इनके पास सारी स्किल्स, जजमेंट प्रॉपरली होनी चाहिए ताकि ये अपना काम कर सकें, यानी अपना काम ये सही तरह से कर सकें। मस्ट कंडक्ट देमसेल्फ अकॉर्डिंग टू द रिकग्नाइज्ड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, कि जैसे भी कंडक्ट कर सकें, यानी कि मस्ट कंडक्ट देमसेल्फ, यानी कि इन्हें कंडक्ट करें अकॉर्डिंग टू द रिकग्नाइज्ड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स। किस तरह से, अकॉर्डिंग टू रिकग्नाइज्ड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, कि जैसे जैसे प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स हैं वैसे वैसे ही ये रिकॉर्डिंग आती जाए। मींस द केयर इज देयर। Standard vary from profession to profession and are constantly changing as each particular field develop. Standards vary कर रहे होते हैं, हर प्रोफेशन का डिफरेंट है, डॉक्टर्स का और है, ब्यूटिशियंस का और है, फार्मासिस्ट का और है, एंड दे आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एज ईच पर्टिकुलर फील्ड डेवलप, कि जैसे जैसे फील्ड डेवलप होती जा रही है ये चीज हमेशा उसी हिसाब से अपने आप को चेंज भी करती जा रही है कि किस तरह से हमने इसे चेंज करना है और किस तरह से हमने लेकर इसे आगे जाना है, और जैसे ही जाएगी दैट मीन्स कि उसी तरह हम लोग आगे जाएंगे। यूज ऑफ रिस्क पार लेकर इज मेडिकल माल प्रैक्टिस, यानी ये क्या है, थिंग स्पीक इट सेल्फ इज द मेडिकल माल प्रैक्टिस केसेस, यानी ये किस में आती है, थिंग स्पीड। अब यहाँ पे हर चीज खुद नहीं आपको आइडेंटिफाई, बिकॉज इन मेडिकल यू नीड टू डायग्नोस, क्या करना पड़ता है आपको, इन मेडिकल यू नीड टू डायग्नोस, अपीयर्स टू हैव हैड द इफेक्ट ऑफ टर्निंग डॉक्टर इनटू अ इंश्योरर, कि हम डॉक्टर को किस में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, इंश्योरेंस के, हाँ जी वाकई में मरीज बचेगा नहीं बचेगा, तो दैट मीन्स कि वी आर टर्निंग द डॉक्टर्स इनटू द इंश्योरर, कि हम एक तरह से इंश्योरर की तरफ जा रहे हैं कि हम डॉक्टर को उस तरफ देख रहे हैं। मे रिजल्ट्स इन डॉक्टर बीइंग अनविलिंग टू ट्राई न्यू प्रोसीजर, में रिजल्ट्स क्या होगा कि न्यू प्रोसीजर वो नहीं ट्राई करेगा, एंड ट्रीटमेंट फॉर द फियर ऑफ फाइनेंशियल बैंक्रप्सी इफ ट्रीटमेंट गोज शुड फेल, कि यानी वो जानबूझ के न्यू नहीं करेगा कि अगर खुदा ना खास्ता कुछ हुआ
तो क्या होगा, बैंक्रप्सी की तरफ चला जाएगा। और अगर वो, क्योंकि बैंक्रप्सी की तरफ क्यों जाएगा, मे बी देयर इज अ चांसेस दैट द ट्रीटमेंट गॉट फेल्ड, कि ट्रीटमेंट क्या हो जाएगा, आपका फेल हो जाएगा। तो जब अगर ट्रीटमेंट फेल हुआ तो देन देयर वुड बी ए प्रॉब्लम, वो फौरन से पहले ही वहां पे बैंक्रप्ट हो जाएगा। तो दैट मीन्स देयर इज अ प्रोफेशनल एक्ट्स ऑल्सो, कि यहाँ पे हमारे पास प्रोफेशनल एक्ट्स भी हमारे पास एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, जिसके अंदर हमने देखना होता है कि किस तरह के प्रोफेशनल एक्ट्स हैं जो हमने सामने रख के आइडेंटिफाई करने होते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ प्रोफेशनल एक्ट्स आर बीइंग देयर, और कौन कौन से प्रोफेशनल एक्ट्स हैं जो हमने देखने होते हैं और किस तरह से उनको आइडेंटिफाई करना होता है। Now the principal agent liability, there are also existence of a liability that is known to be as a principal agent liability। क्या कहलाती है वो, principal agent liability। अब principal agent problem क्या है, अब यहां से हम स्टार्ट करते हैं कि that is principal agent problem। अब जब बात करते हैं प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम की, तो याद रखिएगा कि व्हेन वी टॉक अबाउट प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम मींस अ प्रिंसिपल इन्वेस्टर इज डिफरेंट, बट अ पर्सन हु इज रनिंग द ऑर्गेनाइजेशन इज डिफरेंट। तो दैट मीन्स दोनों के अगर गोल सेम है तो इट्स वुड बी फाइन, बट व्हेन देयर इज अ गोल्स दैट आर बीइंग कंप्लीटली डिफरेंट, कंप्लीटली क्या होंगे, गोल्स डिफरेंट होंगे, तो याद रखिएगा वहां पे हमारे पास एग्जिस्ट कर जाएगी देयर इज अ एग्जिस्टेंस ऑफ प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम। क्या आ जाएगी हमारे पास, प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम। अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ रिस्पोंडेंट सुपरवाइजर्स, अ मास्टर इज लायबल for the act of servant. A master is liable for the act of servants if the service or agent are acting within the scope of their employability. तो उसे हम कहेंगे that is known to be an agent that are acting within the scope of their employment. Now so an employment impose a liability on an employer for negligence, यानी कि हमारे पास क्या है, मास्टर जो है वो सर्वेंट के हर एक्ट के ऊपर लायबल होता है। द सर्विसेज और एजेंट्स आर एक्टिंग विद इन द स्कोप ऑफ देयर एम्प्लॉयमेंट, कि जितने के लिए वो एम्प्लॉयड हैं उसी स्कोप के अंदर वो वर्क करेंगे। एन एम्प्लॉय इंपोजेस लायबिलिटी ऑन द एम्प्लॉयर, एन एम्प्लॉय एक लायबिलिटी इंपोज कर रहा होता है एम्प्लॉयर के ऊपर फॉर निग्लिजेंट हार्म ऑफ देयर थर्ड पार्टी, कि कोई थर्ड पार्टी उसकी वजह से हार्म ना करे, इवन इफ द एम्प्लॉय इज एक्टिंग कॉन्ट्रेरी टू द इंस्ट्रक्शन एज लॉन्ग एज ही और शी इज डूइंग द जॉब। यानी कि एम्प्लॉय जो है वो एक्ट कर रहा होगा कॉन्ट्रेरी टू द इंस्ट्रक्शन, कि जिस तरह की इंस्ट्रक्शंस उसके पास हैं वैसे ही वो बिहेव कर रहा है, बट अगेन जैसे वो बिहेव कर रहा है अगेन उसी हिसाब में वो जॉब भी कर रहा है। द डिस्टिंक्शन इज made between acting as an agent or a servant or acting as an independent or a contractor. There is a distinction between acting as an agent or acting as a servant and acting as an independent contractor. The employer is not held liable for a carelessness. Employer is not held liable for the carelessness of an independent contractor. यानी इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर की केयरलेसनेस में एम्प्लॉयर का कोई गलती नहीं है, टू एज ग्रेट अ डिग्री एज फॉर केयरलेसनेस ऑफ एन एजेंट टू अ सर्विस। और वही है कि केयरलेसनेस ऑफ एन एजेंट और अ सर्वेंट जो है उसके लिए भी एम्प्लॉयर इज नॉट लायबल। हाउएवर एक्सेप्शन टू दिस इज एग्जिस्ट, यानी एक्सेप्शंस केसेस इसमें भी एग्जिस्ट कर रहे होते हैं कि हाउ वी आर गोइंग टू इवैल्यूएट द लायबिलिटी एंड हाउ वी आर गोइंग टू इवैल्यूएट कि व्हाट इज द डिस्टिंक्शंस दैट एग्जिस्ट बिटवीन देम, ये कौन कौन सी डिस्टिंक्शंस हैं और किस किस तरह से वो डिस्टिंक्शंस एग्जिस्ट कर रही होती हैं अमंग एजेंट्स एंड प्रिंसिपल, एंड सेम इज द गोज विद द servants acting and the same goes with the independent contractor and a employer, कि independent contractor और employer के बीच में क्या चीजें और किस तरह से exist कर रही हैं। ओनरशिप एंड ऑपरेशंस ऑफ ऑटोमोबाइल्स के ओनरशिप्स क्या हैं और ऑपरेशंस टू ऑटोमोबाइल्स क्या हैं। अंडर द कॉमन लॉ एन ऑटोमोबाइल ओनर और ऑपरेटर इज रिक्वायर्ड टू एक्सरसाइज रीजनेबल केयर इन हैंडलिंग ऑटोमोबाइल। जैसे उस पर लिखा होता है कि हाँ जी जितना रीजनेबल केयर करेंगे दैट इज देयर, यानी कॉमन लॉ के अंदर है ये कि द ऑटोमोबाइल ओनर और ऑपरेटर इज रिक्वायर्ड टू एक्सरसाइज अ रीजनेबल केयर, कि रीजनेबल केयर आएगा इन हैंडलिंग ऑफ ऑटोमोबाइल। इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ नेग्लिजेंस आर लायबिलिटी ऑफ ऑपरेटर, ऑपरेटर की लायबिलिटी आएगी, लायबिलिटी ऑफ ओनर फॉर नेग्लिजेंस ऑफ द ऑपरेटिंग द कार। यानी दो तरह की नेग्लिजेंस आ रही होती है, लायबिलिटी ऑफ ऑपरेटर भी आती है और साथ ही ऑपरेटिंग द कार भी आती है। लायबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉयर्स फॉर द नेग्लिजेंस, लायबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉयर फॉर द नेग्लिजेंस ऑफ देयर सर्वेंट, नेग्लिजेंस ऑफ देयर सर्वेंट
or agents using automobiles in their employer's business. यानी liability of employers for the negligence, यानी liability of जितनी भी employer है for the negligence of their servants, कि negligence of servants जितनी भी आएंगी वो that is a liability of an employer, and agents using automobile, और जितने agents जितने drivers use कर रहे हैं that is also being liability of employer in their employer's business, कि employer's business में कितना आ रहा है. Even when the employer is not the owner, even when employer is not the owner, कि sometimes employer is not the owner, कि owner नहीं होता वो employer, और employer जो है वो that is something a part of different things, कि जो हमारे पास owner नहीं होता that is something a part of others. Ownership and operations of automobile. Liability of the operator. Typical damage suits in the field of automobile liability. Impossible to lay down a comprehensive statement of what constitutes negligence in the operations of an automobile. Yani there exists a liability of a operator, liability of owner, non-operator. A court have generally agreed that automobile is not dangerous instrumentally in itself. One is justified in assuming that the borrower of an automobile competent to handle it unless there is an obvious evidence of incapacity or a known recklessness. However, in many states, vicarious liability law has effect of making the parent of a minor child liable for the damage done by negligent operations of a car by a minor. यानी small minor है that is also being a part of it, और उसी के हिसाब से हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या चीजें involve हैं. The owner ought to be responsible for its own use when any family member use it because of this family member is an agent of family head and is carry out family function. यानी अगर कोई भी डैमेज आपका family person से होता है and family, तो उसके लिए भी family head is being liable, कि वो बताएगा कि हाँ जी ये family head में किस तरह से और कैसे ये deal out होगा और किस तरह से ये identify होकर सामने आएगा. ओनरशिप एंड ऑपरेशंस ऑफ ऑटोमोबाइल. लायबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर. एम्प्लॉयर की लायबिलिटीज क्या होंगी और वो किस तरह से इसके ऊपर आइडेंटिफाई करेगा. इवन दोज हु डू नॉट ओन ऑटोमोबाइल मे बी लायबल फॉर डैमेजेस. यानी वो लोग जो हु डू नॉट ओन लायबिलिटी मे बी लायबल फॉर द डैमेजेस थ्रू देयर नेग्लिजेंट ऑपरेशन. कि जो आपके पास एम्प्लॉयर है वो बेशक ओनर नहीं है बट दे आर कोड बी liable for the damages for their negligence. If by some legal construction the non-owner can be shown to be responsible, the legal construction normally employed in the respondent superior. यानी कि हमारे पास क्या आएगा, even those who do not have owned the employer that can also be liable, just like being a driver. If the damage is being done by the driver, so that means it's being a liability of that driver. If by some legal construction, क्या आएगा, by some legal construction, the non-owner can be shown to be responsible. कि legal construction में non-owner shown to be responsible, the legal construction normally employed in respondent superior. यानी कि legal construction के पास आते हैं और legal construction जो है वो एक non-owner को भी responsible बना सकता है, responsible साबित कर सकता है कि that are being responsible for this thing and responsible for that type of items, or you can say things. So what we have studied today, we have studied the loss exposures, किस तरह से आ रहे हैं, किस कौन से एक्ट्स हैं, प्रोफेशनल एक्ट्स एंड ऑल दैट. दीज आर द पार्ट्स ऑफ इंश्योरेंस. कि ये सारी की सारी इंश्योरेंस का एक तरह से पार्ट है कि ये इंश्योरेंसेस कैसे काम करती हैं. लॉस एक्सपोजर्स, लायबिलिटी एक्सपोजर्स, प्रोफेशनल एक्ट्स, नेग्लिजेंस एक्ट्स, ऑल दीज एक्ट्स आर द पार्ट ऑफ योर इंश्योरेंस. दैट हाउ दीज रिस्क बीइंग आइडेंटिफाइड. एंड रिस्क इज नॉट ओनली बेस्ड ऑन योर डैमेजेस बट इज ऑल्सो बीइंग बेस्ड ऑन योर नेग्लिजेंस एंड योर केयर, एंड ऑल्सो on the parts of professional acts, because that also being done, that it is on the professional acts, and professional acts are always being placed that this is something that is known to be as your professional level of activities, कि ये professional level of activities के अंदर भी involve होता है. So we have completed our chapter number 3 from the book that is of already I have told you, Principle of Risk Management and Insurance by George Driscoll, 12th edition, that is chapter number 3. However, I have also attached something that is not in this book, that is some these acts, but your evaluations are mostly based on the book, so do read the book so that you can easily cover up your sessionals, your assignments and your quizzes. So that's for the lecture number 6. We have completed the lecture number 6. Allah Hafiz.